मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज जो चैप्टर तैयार किया है वो है बैंकों द्वारा साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशंस बाय बैंक। साख निर्माण किस तरीके से होता है और उसकी क्या प्रमुख रीतियाँ हैं, मेथड्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस की बात हम करेंगे। बैंकों द्वारा दो प्रकार से साख का निर्माण किया जाता है। पहला है कागजी मुद्रा का निर्गमन, इशू ऑफ पेपर करेंसी। 19वीं शताब्दी में प्राय सभी बैंकों में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार था। ये पत्र मुद्राएं ही साख मुद्रा के रूप में प्रचलित थी। वर्तमान समय में मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार सिर्फ केंद्रीय बैंक को है, यानी कि RBI को है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पत्र मुद्रा का निर्गमन करती है और साख का निर्माण करती है, क्योंकि आजकल पत्र मुद्रा के पीछे 100% धातु कोष नहीं रखा जाता है। पुराने समय में 100% कोष रखे जाते थे, तो इसीलिए जो है इसका अधिकार जो है एकाधिकार नहीं था, किंतु अब 100% कोष नहीं होने के कारण जो है केंद्रीय बैंक इसका निर्गमन करता है। संपूर्ण पत्र मुद्रा के बदले में निश्चित धातु या आनुपातिक धातु रखी जाती है और शेष पत्र मुद्राओं के लिए केवल प्रतिभूतियाँ ही रखी जाती है। अतः कागजी मुद्रा का वह भाग जिसके पीछे धात्विक मुद्रा नहीं होती है, केंद्रीय बैंक की साख पर ही बाजार में प्रचलित रहती है और केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित नोट एक प्रकार से साख पत्र ही होते हैं, किंतु ये सभी मुद्राएं विधिग्राह्य होती हैं, यानी कि कानून द्वारा इनको मान्यता प्राप्त होती है। लोगों का इसमें विश्वास रहता है, इसलिए ये बाजार में प्रचलित रहती है। अतः इन्हें पूर्णतः बैंक साख नहीं कहा माना जा सकता। बैंक द्वारा कुछ आनुपातिक धातुएं इसके अगेंस्ट रखी जाती हैं या कुछ प्रतिभूतियाँ इनके अगेंस्ट रखी जाती हैं ताकि कागजी मुद्रा का निर्गमन किया जा सके। अब आता है कि जमा राशियों से दूसरा प्रमुख तरीका है कि जमा राशियों से भी साख का निर्माण हो सकता है, क्रेडिट क्रिएशंस थ्रू डिपॉजिट्स। की डिपॉजिट्स लेकर के भी बैंक क्या कर सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशंस कर सकते हैं। पर हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार की जमा राशियाँ बैंक के पास होती है। आधुनिक समय में बैंक के पास दो तरह की जमा राशियाँ होती हैं। पहली है प्राथमिक जमा राशियाँ, दूसरी है व्युत्पन्न जमा राशियाँ। प्राइमरी डिपॉजिट यानी प्राथमिक जमा राशियाँ क्या होती है कि जब कोई ग्राहक बैंक में जमा खाता खोल करके नकद या चेक जमा कराता है तो उसे प्राथमिक और निष्क्रिय जमा राशि कहते हैं। बैंक अपने अनुभव से ये जानता है कि जमाकर्ता एक समय में अधिक से अधिक कितनी राशि को निकालते हैं, वह उतनी ही राशि को अपने पास रख करके शेष राशि ग्राहकों को ऋणों या पेशगियों के रूप में उधार दे देता है। यानी बैंक अपने पास जमा राशियाँ नहीं रखता है, जमा राशि का कुछ हिस्सा रखेगी, बाकी ऋण के लिए दे देता है। दूसरा है व्युत्पन्न या सक्रिय जमा राशियाँ, ड्राइव्ड डिपॉजिट्स इसे कहते हैं। व्युत्पन्न या सक्रिय जमा राशियाँ क्या हैं, इससे हम स्टडी करेंगे कि जब कोई ग्राहक बैंक से ऋण लेता है तब उसे नकद राशि नहीं दे करके उसके नाम से एक खाता खोलकर ऋण राशि उसमें जमा कर देता है। ऋणी संपूर्ण राशि अथवा छोटी छोटी राशियों के रूप में बैंक से ऋण ली गई राशि निकाल सकता है। बैंक जैसे ही ग्राहक के ऋण का खाता खोलकर ऋण राशि उसमें जमा करता है, वैसे ही जमा राशि के बराबर साख का सृजन हो जाता है। यह जमा राशि सक्रिय जमा राशि कहलाती है। चूँकि ऋण द्वारा जमा राशि से साख का निर्माण होता है, इसीलिए इसे व्युत्पन्न जमा राशि भी कहते हैं। कारण यह है कि इसमें ऋण ली गई राशि सक्रिय मुद्रा की तरह से ही बैंक से निकाली जा सकती है। ये सक्रिय जमा राशियाँ अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा पूर्ति में विशुद्ध वृद्धि करती है। ऋणी जैसे ही ऋण राशि लौटाता है, बैंक के द्वारा व्युत्पन्न जमा राशि स्वतः समाप्त हो जाती है और मुद्रा की कुल पूर्ति में विशुद्ध राशि के बराबर कमी हो जाती है। संक्षेप में हमें कहें तो ये कह सकते हैं कि बैंक द्वारा ग्राहक को ऋण देने में साख मुद्रा का निर्माण होता है, लेकिन ग्राहक द्वारा बैंक को मुद्रा लौटा देने से साख मुद्रा में कमी आ जाती है। अब आता है कि जमा राशियों से साख निर्माण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो जमा राशि से साख निर्माण की प्रक्रिया को तीन प्रकार से समझा जा सकता है। पहला तो एक ही बैंक से साख का निर्माण हो, दूसरा जो है एक बैंक की जगह पे विभिन्न बैंकों की तरफ से जो है साख निर्माण हो, या तीसरा मेथड है कि अन्य रीतियों से साख निर्माण हो।
अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक ही बैंक द्वारा साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशंस बाय सिंगल बैंक, कि माना कि किसी स्थान पर केवल एक ही बैंक है जिसमें लोग अपनी नकद राशि जमा कराते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति ए ने अपने खाते में, उदाहरण के लिए अगर लें कि अगर व्यक्ति ए ने अपने खाते में 100 रुपये की राशि जमा की है, यद्यपि वह खाते में से यह राशि कभी भी निकाल सकता है, तथापि बैंक को यह अनुभव है कि जमाकर्ता समूची राशि एक बार में नहीं निकालता। अतः बैंक क्या करता है, इस जमा राशि का निश्चित प्रतिशत नकद रूप में रख लेता है, शेष रकम जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण के रूप में दे देता है। तो ये कहलाता है एक ही बैंक के द्वारा साख का निर्माण। अब आता है विभिन्न बैंकों के द्वारा साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशंस बाय डिफरेंट बैंक्स। यदि इसी उदाहरण में हम देखें कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न बैंकों में खाते खोल रखे हैं, उक्त उदाहरण का विश्लेषण इस प्रकार होगा कि मानव ए बैंक में 100 रुपये की राशि जमा की है, तथापि वह अपने खाते से ये राशि कभी भी निकाल सकता है। तथापि बैंक अपने अनुभव से ही जानता है कि जमाकर्ता संपूर्ण राशि नहीं निकालेगा और वो दूसरे जमा राशि का थोड़ा भाग ही वापस लेगा। तो इस तरह विभिन्न बैंकें भी क्या करती हैं, मिल करके इसको जमा राशि को एक निश्चित प्रतिशत नकद के रूप में रखती है और बाकी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ऋण के रूप में दे देती है। अब थर्ड मेन पॉइंट आता है इस चैप्टर का कि अन्य रीतियों से साख निर्माण कैसे होता है, अदर मेथड्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कि नकद कोष के प्रतिशत में कमी। सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूसिंग कैश रिजर्व रेशो, कि यदि बैंक अपने नकद कोष के प्रतिशत में बैंक में कमी कर दे, बैंक की साख निर्माण की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे उक्त उदाहरण में 20% के स्थान पे खाली 10% ही नकद कैश राशि रखे तो बैंक की साख निर्माण की क्षमता क्या हो जाएगी, और अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है अधिविकर्ष द्वारा साख का निर्माण, की क्रेडिट क्रिएशंस थ्रू ओवरड्राफ्ट। इस रीति में बैंक अपने ग्राहक से जितनी राशि जमा की गई उससे अधिक राशि निकालने की अनुमति दे देती है, जिसके परिणाम स्वरूप जितनी राशि अधिविकर्ष के रूप में चलन में आती है उतनी ही मात्रा में साख का निर्माण होता है। अधिविकर्ष की सुविधाएं प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जाती है और वही इसका उपयोग करते हैं, पर इसका प्रयोग ज़्यादातर सीमित ही होता है। थर्ड मेन पॉइंट है इसका कि चेकों द्वारा भुगतान से साख निर्माण, पेमेंट थ्रू चेक्स। जब कोई बैंक खरीदी गई प्रतिभूतियों का भुगतान चेक से करता है, तब प्रतिभूति बेचने वाले व्यक्ति चेक को तुरंत न भुनाकर आवश्यकता पड़ने पर ही उसे भुनाता है। ऐसी दशा में जितने समय तक चेक नहीं भुनाया जाता है वह साख का काम करता रहता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।